आदाब। खुसूसी प्रोग्राम दो रुख में आपका इस्तकबाल करते मैं हूं आपके साथ सना वारिस। दिल्ली के अनाज मंडी इलाके में आज अली-उस-सुबह लगी आग ने देखते ही देखते गहरी नींद में सो रहे कई खानदानों की खुशियों को जलाकर राख कर दिया। 6 मंजिला इमारत की छठी मंजिल में सुबह तकरीबन 4:30 बजे आग लग गई, जहां गैर कानूनी तरीके से कपड़े का बैग, खिलौनों और प्लास्टिक के बाइंडिंग का काम चलता था। आतिशज़दगी ने चंद घंटों में ही फैक्ट्री में सो रहे मजदूरों को अपनी चपेट में ले लिया। 43 अफराद की मौत हो गई है, जबकि 3 दर्जन से ज्यादा अफराद जख्मी बताए जा रहे हैं। कुछ देर पहले फैक्ट्री का मालिक रेहान को हिरासत में लिया गया। हालांकि इस मामले में FIR दर्ज कर ली गई है। अरविंद केजरीवाल ने मजिस्ट्रेट जांच का हुक्म दे दिया है। साथ ही आम आदमी पार्टी और BJP की जानिब से मुआवजे का भी ऐलान किया गया है। इस मामले में हैरान कर देने वाली बात सामने आई है कि बिल्डिंग को दिल्ली फायर सर्विस की जानिब से फायर क्लियरेंस नहीं दिया गया था और ना ही NOC दी गई थी। अब सवाल ये उठता है कि अगर किसी घर में गैर कानूनी तरीके से फैक्ट्री चल रही थी तो उसे MCD ने बंद आखिर क्यों नहीं कराया? MCD ने फैक्ट्री को चलने की इजाजत क्यों दी? आखिर कौन है इसका जिम्मेदार? आज इन्हीं तमाम सवालों के जवाब हासिल करने की कोशिश करेंगे अपने खास मेहमानों से। दो रुख में 2 खास मेहमान भी जुड़ रहे हैं, उनका तारुफ करा दें। हमारे साथ इस बीच खास मेहमान जुड़ चुके हैं कुलदीप कुमार साहब, जो कि आम आदमी पार्टी से है, ताल्लुक है इनका, तर्जुमान है। और साथ ही साथ अब से कुछ देर बाद हमारे साथ एक और खास मेहमान होंगे जो कि स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन होंगे MCD के, और जयप्रकाश साहब अब से कुछ देर बाद हमें ज्वाइन करेंगे। और इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं जयप्रकाश साहब, आपका भी इस्तकबाल करते हैं। दोनों खास मेहमानों का अपने इस खुसूसी प्रोग्राम दो रुख में इस्तकबाल करते हैं। सबसे पहले जयप्रकाश साहब आपसे सवाल करना चाहेंगे। ब्लेम गेम लगातार जारी है। MCD कह रही है कि आप जिम्मेदार है, आप कह रही है MCD जिम्मेदार है। MCD की जिम्मेदारी बनती है? देखो, जिम्मेदार जो सरकार होती है सबकी जिम्मेदारी बनती है। बिल्कुल। अपने एंड पर हमने दिल्ली के लिए क्या किया तय करना ये है। सुबह 5:22 पर आग लगी, हमारी जिम्मेदारी थी जो लोग इंजर्ड हुए हैं उनको बचाने की। हमारी जिम्मेदारी थी जिनके घर में मौत हुई है उनको राहत देने की, उनके आंसू पोंछने की। हमारी जिम्मेदारी थी यहाँ जो गली में अस्त व्यस्त जो जीवन हो गया था उसको पटरी पर लाने की। हम सुबह 7 बजे से लेकर के रात तक अभी यहाँ पे खड़े हैं, लोगों को सांत्वना दे रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं। हमारी जिम्मेदारी है उनकी सूची बना करके जो लोग दूसरे प्रदेश से आए हैं और आज किसी कारण से मौत का ग्रास बन गए, उनको बताने की, उनको ढांढस बताने की कि हम उनके साथ कैसे खड़े हैं। हम ऐसे नहीं है कि आओ 5 घंटे बाद आओ और होकर के चले जाओ। सर, हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जयप्रकाश साहब, ठीक है, ये हादसा, ये वाकया पेश आया, उसके बाद आप जिम्मेदारी ले रहे हैं। मैं आपसे सवाल ये पूछ रही हूँ कि आखिर MCD ने रिहायशी इलाकों में फैक्ट्री चलने की इजाजत क्यों दी? अगर नहीं दी होती तो ऐसा वाकया पेश नहीं आता। नहीं, हमने किसी रिहायशी क्षेत्र में किसी को भी फैक्ट्री चलाने की कोई परमिशन नहीं दे रखी है। रिहायशी क्षेत्रों में सिर्फ वही फैक्ट्री चलती है जो घरेलू उद्योग के अंदर आती है, जिनको 5 किलोवाट फिर ये फैक्ट्री कहाँ से आ गई सर? करते हैं। फिर ये फैक्ट्री कहाँ से आ गई? वो DDA ने, अगर आपने इजाजत नहीं दी तो आपकी भी तो नाकामी है ना, MCD की नाकामी है फिर तो, कि आपको कानों कान तक खबर नहीं चल पाई कि आपके इलाके में इस इलाके से गैर कानूनी तरीके से फैक्ट्रियां चलाई जा रही हैं और आपको कानों कान खबर नहीं है। अगर आपको खबर थी तो आपने छापेमारी कार्रवाई क्यों अंजाम नहीं दी? इस इलाके से निगम पार्षद आम आदमी पार्टी के हैं, इस इलाके से विधायक आम आदमी पार्टी के हैं और वो दिल्ली सरकार के अंदर मंत्री भी हैं। MCD के हैंड पर हमने पूरी दिल्ली के अंदर सर्वे करवाया है। उस सर्वे के निमित्त जो भी नॉन कन्फर्मिंग एरिया के अंदर फैक्ट्री चला रहे हैं, हमने उनको शोकॉस नोटिस दिया है। शोकॉस नोटिस देने के बाद हमने उनको समय दिया है कि समय रहते अपने स्थान चेंज कर लो, नहीं तो आपकी फैक्ट्री सील हो जाएगी। ऐसे इसी एरिया की बात नहीं कर रहा मैं, पूरे नॉर्थ दिल्ली MCD की बात कर रहा हूँ। हम समय रहते सब कार्रवाई करते हैं। जब हम कार्रवाई करते हैं तो ये आम आदमी पार्टी के लीडर या आम आदमी पार्टी के नेता आ जाते हैं, कहते हैं देखो जी सीलिंग हो रही है। आप एक तरफ दूसरी बात करते हो, एक तरफ दूसरी बात करते हो। अपने एंड पर जो दिल्ली सरकार इतना बड़ा जहाज है, उसने दिल्ली के लोगों को बचाने के लिए, अनाज मंडी के लोगों को बचाने के लिए, यहाँ के जो विधायक हैं, जो दिल्ली सरकार में मंत्री हैं, उन्होंने क्या काम किया? आप उनसे पूछो।
ठीक है, वो हमारे साथ मौजूद है जयप्रकाश साहब। जयप्रकाश साहब, कहीं ना कहीं जो शुरुआत में मैंने सवाल किया था कि आम आदमी पार्टी बीजेपी को ब्लेम कर रही है, एमसीडी पे ब्लेम कर रही है और एमसीडी आम आदमी पार्टी पर ब्लेम कर रही है। ये हमारे साथ कुलदीप साहब हैं, उनका सीधे तौर पर कहना है कि इस इलाके से कॉर्पोरेटर आम आदमी पार्टी का है, जिम्मेदारी उनकी है। फैक्ट्री चलाने के लिए बिजली का मीटर, जयप्रकाश साहब, फैक्ट्री चलाने के लिए कुलदीप साहब माफ कीजिएगा, कुलदीप साहब, फैक्ट्री चलाने के लिए मैं फायर की एनओसी, हाँ एनओसी की कौन? हाँ, मैं एक बार जयप्रकाश चुप हो तो मैंने बात रखूं। चुप हो गए वो जी, रखिए। देखिए, पहली बात तो ये कि सबसे पहली बात तो ये कि जो भी परिवार के इस हादसे में जो भी लोगों की मृत्यु हुई है, हमारी संवेदना, हमारी सरकार, हमारी पूरी पार्टी, हम सब लोग उनके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं। हम चाहते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उस परिवार को जो इस दुख की घड़ी में जिनके घर में 5.5 घंटे आपके मुख्यमंत्री जिनके घर में ये इस तरह का घटनाक्रम हुआ है, भगवान उस परिवार को शांत। जयप्रकाश जी सुन लीजिए, आप किस मौके पे किस जगह पे डिबेट कर रहे हैं, कम से कम इतनी तहमीज सीख लीजिए कि आपको क्या बोलना किस जगह पे चाहिए। कुलदीप जी, आप सुन लीजिए पहले ना, जब आपकी बारी आएगी तो आप बोलिएगा, ठीक है। हर जगह बीजेपी वाली गंदी राजनीति मत करा कीजिए, ठीक है। जयप्रकाश जी, आप जिम्मेदारी के पद पे हैं, स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन हैं, आप थोड़ा धैर्य रखिए, आपकी बारी आएगी तो बोलिएगा। क्षेत्र में आग लग रही है, लोग त्राही ऐसे इन मौकों पे ऐसी डिबेट नहीं होती है, आपको सीखना चाहिए। इन मौकों पे ऐसी डिबेट नहीं होती है, आप सीख लीजिए, आप सीख लीजिए। इन मौकों पे ऐसी डिबेट नहीं होती, पहले आपकी बारी आएगी तो आप बोलिएगा। एक सेकंड, उनसे सवाल किया, जवाब सुन लीजिए। की राजनीति आप कर रहे हो। जयप्रकाश साहब, एक सेकंड, आपके पास लौटूंगी, मैं अपनी बात आपके पास लौटूंगी। कुलदीप साहब, पहली बात ये कि रिहायशी इलाके में फैक्ट्री चलती रही, लेकिन आम आदमी पार्टी ने कोई नोटिस नहीं लिया। मैंने कहा कि हमारा जानबूझकर नोटिस नहीं लिया या फिर कोई और वजह? देखिए, मैं फिर बता दूं आपको। पहली बात मैं बता दूं आपको कि मुझे इनसे ये सवाल करने हैं कि आज जिस प्रकार की तुच्छ राजनीति ये लोग कर रहे हैं, मौतों के ऊपर जो राजनीति कर रही है बीजेपी, ये पिछले 15 सालों से एमसीडी में बैठे हुए हैं और ये एमसीडी की जिम्मेदारी बनती है कि एक 5 मंजिल का मकान, 600 गज की बिल्डिंग उस जगह पर बिना एमसीडी के नक्शा पास कराए, बिना एमसीडी के एनओसी के, बिना एमसीडी के संज्ञान के कैसे बन सकती है। आज दिल्ली के अंदर कोई गरीब आदमी अगर अपना 10 गज का मकान बनाना चाहता है तो उसको एमसीडी वालों को तो रिश्वत देनी पड़ेगी या उसका मकान तोड़ दिया जाएगा। मैं पूछना चाहता हूं, इस बिल्डिंग को क्यों नहीं तोड़ा गया? इस बिल्डिंग का नक्शा पास कराया था और कौन कौन अधिकारी और कौन कौन नेताओं की इसके अंदर मिली भगत थी जिससे बिल्डिंग बनी। दूसरी बात यह कि मैं पूछना चाहता हूं कि एमसीडी का पूरा अमला है, एमसीडी 15 साल से भाजपा बैठी हुई है, पूरे अमले में क्या क्या है? फैक्ट्री लाइसेंस डिपार्टमेंट है, उसमें हजारों कर्मचारी काम करते हैं, उसमें डीसीज काम करते हैं, इनकी उसके लिए कमेटी बनी हुई है। मैं पूछना चाहता हूं उस कमेटी ने क्या काम किया? क्या उस कमेटी ने केवल करप्शन का काम किया, केवल चोरी करने का काम किया? आज इन लोगों की मौत की जिम्मेदार ये एमसीडी है जिसने इस दिल्ली को बर्बाद करने का काम किया। ये जयप्रकाश जी स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन है, उस स्टैंडिंग कमेटी के ऊपर भी 100 बार सवालिया निशान आम आदमी पार्टी उस करप्शन के ऊपर उठा चुकी है। इन्होंने कहा हम आवाज उठाते हैं, हाँ, हम निश्चित तौर पे अगर लोगों की जान पर बनेगी तो हम निश्चित तौर पर आवाज उठाएंगे। अगर आप करप्शन करेंगे तो हम निश्चित तौर पे आवाज उठाएंगे। हम चाहते हैं, क्योंकि आपकी एमसीडी ने दिल्ली के लोगों को बर्बाद करने का काम किया है और आज ये एमसीडी इन लोगों की मौत की जिम्मेदार कोई है तो भारतीय जनता पार्टी और एमसीडी की सरकार है। लेकिन आप लोगों की सरकार, लेकिन जयप्रकाश साहब सवाल ये उठता है, जयप्रकाश साहब सवाल ये उठता है कि एमसीडी तीनों कॉर्पोरेशन पर एमसीडी के तीनों कॉर्पोरेशन पर बीजेपी का कब्जा है। क्या बीजेपी की ये जिम्मेदारी नहीं बनती है, एमसीडी की जिम्मेदारी नहीं बनती है कि उसको मालूम होना चाहिए कि किस इलाके में गैर कानूनी तरीके से फैक्ट्री चल रही है और कहां पर इजाजत दिया गया है? मैं ये पूछना चाहता हूँ, ये दिल्ली जो सरकार है, दिल्ली सरकार का क्या काम है? ये जो बिजली का मीटर लगता है ये कौन लगाता है? पूछिए, आप बताइए सर। पहले मैं आपसे जो सवाल कर रही हूँ उसका जवाब दीजिए जयप्रकाश साहब। आपसे मैं सवाल कर रही हूँ कि एमसीडी पर कौन है, एमसीडी पर किसका कब्जा है? बीजेपी का है। एनओसी किसके पास लेने जाते हैं? आप ये बताइए, एनओसी किसके पास लिया जाता है? एनओसी और इजाजत कौन देती है? एमसीडी देती है ना सर। फैक्ट्री चलाने की इजाजत कौन देती है? एमसीडी देती है ना। फिर बात खत्म, जवाब दीजिए। एमसीडी ने एमसीडी इस फैक्ट्री को चलाने का लाइसेंस दे रखा है क्या?
एक बात नहीं दे रखा। दूसरी बात, इस क्षेत्र से निगम पार्षद आम आदमी पार्टी का, आप कहे हमसे रहे हो। नहीं, मैं आपसे पूछ रही हूँ कि तीनों, मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि तीनों म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन पर बीजेपी का कब्जा है। अगर आम आदमी पार्टी की तरफ से ये कोताही की गई है तो आपने सवाल क्यों नहीं उठाया? आप ये बताइए, हम गलत तो आप क्या कर रहे थे? आप हाथ पैर रख के बैठे हुए थे। हम इनसे पूछ रहे हैं। और रही बात तीनों एमसीडी का निगम पार्षद है तो अधिकारी थोड़ी ना है उसके। एमसीडी में बीजेपी का कब्जा नहीं है। तीनों एमसीडी में बीजेपी राज करती है और वो राज करती है, जनता ने 15 साल से कब्जा है। हमारा कब्जा नहीं है। हम जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं। उन जनता के माध्यम से हम एमसीडी चलाते हैं। एक बात, और एमसीडी ने पूरी दिल्ली के अंदर, नॉर्थ एमसीडी की बात बता रहा हूँ मैं, 10,000 ऐसे नॉन कर्फ्यू में एरिया के अंदर जो फैक्ट्री चलती है उन सबको सर्वे करके उनको नोटिस दिया है, उन सबको नोटिस दिया है। और दिल्ली की जनता के लिए, घरेलू दिल्ली के लोगों के लिए काम करते हैं, वो उनको कोई परेशानी ना हो उसके लिए हम काम कर रहे हैं। कैसी बात कर रहे हो आप? मैं पूरी जिम्मेदारी से ये बात बोल रहा हूँ कि एमसीडी की बिना मिलीभगत के वो फैक्ट्री नहीं चल सकती है। दिल्ली का मुख्यमंत्री फेल, दिल्ली के सत्येंद्र जैन जो मंत्री, मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि एमसीडी के बिना परमिशन के वो फैक्ट्री नहीं चल सकती है। ठीक है, कुलदीप कुमार साहब, आपसे सवाल ये, दिल्ली एक ऐसा इलाका है जहाँ पर केंद्र सरकार की भी जिम्मेदारी होती है और साथ ही साथ मरकजी हुकूमत की जिम्मेदारी होती है, साथ ही साथ दिल्ली हुकूमत की जिम्मेदारी है और एमसीडी की भी जिम्मेदारी है। दिल्ली हुकूमत ने आखिर क्यों नोट नहीं लिया कि अगर तीनों एमसीडी पर बीजेपी ने अगर फैक्ट्री बनाने की इजाजत गैर कानूनी तरीके से दे रखी है तो इस मसले को उठाना चाहिए ना आम आदमी पार्टी को? कुलदीप कुमार साहब, आज जितने भी दिल्ली के अंदर रिहायशी क्षेत्रों के अंदर फैक्ट्री चल रही है, कुलदीप कुमार साहब, उद्योग है जिनको 5 किलो, कुलदीप कुमार साहब आपको आवाज मिल पा रही मेरी? आदमी काम कर सकते हैं। एक बात, अभी डीडीए के माध्यम से घरेलू उद्योग को थोड़े एक्सटेंशन मिली है। कुलदीप कुमार साहब की आवाज हमारे तक नहीं आ पा रही सही तरीके से। कुलदीप साहब आपकी आवाज नहीं आ पा रही, आपके पास लौटूंगी। जयप्रकाश साहब कुछ कह रहे हैं, उन्हीं से सुन लेते हैं। घरेलू उद्योग हम चला सकते हैं। जी जयप्रकाश साहब, जी हेलो जी, आपकी आवाज हम तक आ पा रही है, बोलिए। ये कह रहा हूँ, घरेलू उद्योग चलाने के लिए, घरेलू उद्योग चलाने के लिए 5 किलोवाट और 5 आदमी पहले से पास है, जिसको अभी डीडीए ने 11 किलोवाट और 9 आदमी कर दिया है। 104 आइटम है जिसके अंदर घरेलू उद्योग चला सकते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर कहीं भी कोई लीगल आदमी, मुझे मौका दीजिएगा, आग लग जाए और कोई घटना घट जाए तो वहाँ किसकी जिम्मेदारी होगी? वहाँ जिम्मेदारी किसकी होगी? अभी तय ये करना है कि दिल्ली सरकार अपने एंड पर जो दिल्ली में मैं अपनी बात चल रही है, कुलदीप कुमार साहब जी, किस प्रकार से हम उनको रिलीफ दे सकते हैं? क्या दिल्ली सरकार ने 5 साल, देखिए, क्या दिल्ली सरकार पहली बात जयप्रकाश जी कह रहे हैं, एक भी फैक्ट्री फ्लैटेड एरिया डेवलप किया? जयप्रकाश जी कह रहे हैं कि उन्होंने 5 किलोवाट और केजरीवाल मीटर जो है 9 आदमियों के 5 आदमी परमिशन दी हुई है। कहने से काम नहीं होता, जमीन पे काम करने से काम होता है। अरे सर जयप्रकाश जी, आप दूसरे की बात भी सुन लीजिए, बोलिए। 5 किलो बोलने से काम नहीं, सुन लीजिए, आप सुन भी लीजिए। मैं पूछना चाहता हूं। हाँ बताओ। देखिए, पहली बात तो ये कि क्या ये जो आप 5 किलोवाट कर रहे हैं, क्या ये 5 किलोवाट के अंदर फेवर था? मतलब आप इसको फेवर देना चाहते हैं? क्या ये घरेलू उद्योग था? जिस फैक्ट्री में 100 आदमी काम कर रहे घरेलू उद्योग है वो? जिस फैक्ट्री में 100 आदमी काम कर रहे हो घरेलू उद्योग है? कैसे स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन है, आपको पता ही नहीं है? बताओ, जिस फैक्ट्री में 100 आदमी काम कर रहे हो घरेलू उद्योग हो सकता है क्या वो? आप बताइए, क्या 104 की कैटेगरी में ये है? 104 की कैटेगरी में है? आप ये बताओ। मैंने आपसे क्या पूछा? आप ये बताइए, क्या ये 104 की कैटेगरी में है? अरे ये तो आम आप ये बताइए, आपने कहा घरेलू उद्योग 5 किलोवाट और 5 मीटर, आप गुमराह कर रहे हो लोगों को। आप एक तो आपकी करप्शन पकड़ा जा रहा है, आपकी चोरी पकड़ी जा रही है, ऊपर से आप कह रहे हो 5 किलोवाट। ये घरेलू उद्योग कैसे? जयप्रकाश जी, घरेलू उद्योग नहीं है ये, घरेलू उद्योग नहीं है। जिस फैक्ट्री में 29 लोगों की मृत्यु हो जाती है वो घरेलू उद्योग कैसे हो सकता है? आप बयानबाजी कर रहे हैं, आप स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन, आपको जवाब देना नहीं आता है। आम आदमी पार्टी, आप बताइए 5 किलोवाट में कैसे हो सकता है ये? एक सेकेंड, आपको नॉर्म्स पता होना चाहिए। 5 किलोवाट अच्छा छोटा उद्योग है? जयप्रकाश जी, क्या छोटा उद्योग है? क्या ये छोटा उद्योग है? ठीक है, जयप्रकाश साहब आपसे मैं सवाल यहाँ पे करना चाहूंगी। कुलदीप साहब एक सेकेंड, जयप्रकाश साहब आपने कहा कि जिस इलाके में ये फैक्ट्री चल रही थी वो इलाका आम आदमी पार्टी
और के कॉर्पोरेटर के तहत आता है, ठीक है। तो क्या एनओसी लेने के लिए जयप्रकाश साहब आपके पास आम आदमी पार्टी के कॉर्पोरेटर नहीं आए? फैक्ट्रियां जो लोग घर में काम करते हैं उनको बेरोजगार करना चाहते हो क्या सर? दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार और उनकी पार्टी जयप्रकाश साहब, सुनिए जयप्रकाश जी, ये अगर आप ऐसे उद्योगों को, जो घरेलू उद्योगों को आप चलने नहीं देते हैं, आपके इंस्पेक्टर वहां से उगाही करते हैं घरेलू उद्योग से। ये जो जयप्रकाश साहब, आपको पता ही नहीं है। जयप्रकाश साहब, जयप्रकाश साहब, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? एक सेकंड कुलदीप साहब, एक सेकंड 50 किलोवाट कुलदीप साहब, एक सेकंड। जयप्रकाश साहब, आपने कहा कि आम आदमी पार्टी के कॉर्पोरेटर के इलाके में ये फैक्ट्री चल रही थी, ठीक है? जानकारी है। जयप्रकाश साहब, बातें कर रहे हैं जयप्रकाश साहब, किसके पास है? एक सेकंड सर, सवाल तो सुन लीजिए। सर सवाल सुन लीजिए। काम करता है जयप्रकाश साहब, आपने क्या घरेलू उद्योग का लाइसेंस दिया इसको? सर आपसे सवाल ये, आपने कहा कि आम आदमी पार्टी की कॉर्पोरेटर के इलाके में ये फैक्ट्री आती है जहां पर ये वाकया पेश आया, 43 लोगों की जाने गई, जिस पर सियासत आप लोग कर रहे हैं। क्या आम आदमी के कॉर्पोरेटर एनओसी लेने के लिए चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी एमसीडी के पास नहीं आए? कैसे दे दी इजाजत? हमने इस फैक्ट्री को कोई लाइसेंस नहीं दे रखा, एक बात। हमने कोई एनओसी नहीं दे रखी किसी भी फैक्ट्री को चलाने के लिए। फायर ब्रिगेड अभी तो आपने कहा, अभी तो आपने कहा आपने दे रखा है। डीपीसी अभी तो आपने कहा आपने दे रखा है, सरकार के पास है। अभी तो जयप्रकाश जी आपने कहा दे रखा है, चल रही है तो इनके कारण से चल रही है। आप घरेलू उद्योगों की बात कर रहे हो, डीपीसीसी ने एनओसी नहीं दी है। आप दोनों चीजें मत कहो। जब आप अपनी बात पे गिरते हो तो भाग जाते हो। मैं पहले ये भैया आप अपनी भाग से भाग रहे हो, जिस आप अपनी बात से भाग रहे हो, चल रहा है, मैं भागने नहीं दूंगा। उसमें भी भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली के मुख्यमंत्री भाग नहीं बिना सकते। पैसे लिए नहीं जाने देती है, काम करने नहीं देती है, समझ गए? सुनिए, दिल्ली के मुख्यमंत्री तो जहां पर हैं वही रहेंगे। जो चोर होता है उसको सब चोर नजर आते हैं, के साथ जो बेईमान होता है उसको सब बेईमान नजर आते हैं, खड़े जो भ्रष्ट होते हैं जनता पार्टी राजनीति करेगी और आप राजनीति करिए। आपका काम मौतों के ऊपर राजनीति करना है, लाशों के ऊपर राजनीति करना है, कुछ राजनीति करना है। आपने चोरी करके एमसीडी को बर्बाद कर दिया और उस एमसीडी की चोरी का बढ़ती जाएगी। आज ये इस प्रकार से हो रहा है। पूरी की पूरी दिल्ली सरकार करप्ट है, पूरी की पूरी दिल्ली सरकार के फिर से एक दूसरे पर इल्जामात और जवाबी इल्जामात का सिलसिला जारी है जो आज सुबह से ही शुरू हुआ है। कुलदीप साहब, आपसे सवाल ये, दिल्ली एक ऐसा इलाका है जहां पर आबादी बहुत है, ऐसे में सेफ्टी नॉर्म्स को भी देखना चाहिए, गैर कानूनी तामीरात ना हो ये भी देखना चाहिए, इस तरह के वाकये ना पेश आए, इसके लिए दिल्ली सरकार अब एमसीडी से क्या कुछ कहेगी? देखिए, दिल्ली सरकार अपना जो काम है वो बखूबी कर रही है और वो एमसीडी से भी ये रिक्वेस्ट करी कि इस प्रकार के जो उद्योग धंधे चल रहे हैं वो उसको बैन करे। घरेलू उद्योग की श्रेणी में नहीं आता है, घरेलू उद्योग की श्रेणी में आता है 5 किलोवाट का मीटर और 5 आदमी। इसके अंदर 50 आदमी 100 आदमी काम कर रहे हैं, वो घरेलू उद्योग कैसे हो सकता है? जहां पर पन्नी का काम हो रहा है, जहां से आग लगने से हजारों लोगों की जान जा सकती है, वो घरेलू उद्योग कैसे हो सकता है? अगर ये घरेलू उद्योग की परिभाषा उसको दे रहे हैं तो मैं चैलेंज कर रहा हूं 104 की कैटेगरी के अंदर जो नॉर्म्स आए हुए हैं उस मास्टर प्लान के अंदर भी ये नहीं होगा। मैं दावे के साथ ये कह रहा हूं। लेकिन जयप्रकाश जी जो स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन है, मुझे लगता है इनको जानकारी का अभाव है, केवल अपना बचाव करने के लिए ये इस तरह की बातें कर रहे हैं जो इनको जानकारी नहीं है। जानकारी के साथ आए तभी मीडिया में आके बात करें, अगर जानकारी नहीं है तो पता कर लीजिए। ये बताएं केवल कि अगर इतनी बड़ी बिल्डिंग इमारत खड़ी हुई तो वो किसकी शय पे खड़ी हुई, उसमें कौन कौन अधिकारी इन्वॉल्व थे, अगर वो बिना लाइसेंस के एमसीडी के चल रही थी तो फैक्ट्री लाइसेंस इंस्पेक्टर वहां क्या कर रहा था, वहां फैक्ट्री के डीसी क्या कर रहे थे, फैक्ट्री के सारे अधिकारी क्या कर रहे थे, और भारतीय जनता पार्टी जो 15 साल से निगम में बैठी है वो क्या कर रही थी, उसने क्या काम किया, वो उस स्टेप को बताएं। वो ये नहीं बताएं कि 6 घंटे से हम खड़े हुए हैं, 7 घंटे से खड़े हुए हैं। आपने सिचुएशन क्यों आनी दी कि इस हादसे में 29 लोगों की जान चली गई और अभी संख्या बढ़ने के ऊपर आगे बढ़ने जा रही है। 43 लोगों की मौत हुई अब तक, समझना चाहिए। ये आंकड़ा बढ़कर 43 हो गया। कुलदीप साहब जवाब दीजिए जयप्रकाश साहब। बिल्कुल, मैंने वही कहा है कि 43 लोगों की इसमें मृत्यु हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी राजनीति करने की बजाय जो करप्ट एमसीडी है जिसकी बदौलत ये हादसा हुआ है उसके ऊपर अंकुश लगाए, या तो उस एमसीडी को भंग करे जो एक काम नहीं कर सकती एजेंसी, चाहे इनकी एमसीडी हो चाहे ये इनकी डीडी हो, उसको भंग करने का काम करे। अगर वो काम नहीं करती। जयप्रकाश साहब, तमाम इल्जामात एमसीडी पर। एमसीडी अपना काम बखूबी कर रही है। एमसीडी समय समय पर सर्वे करती है, एमसीडी समय समय पर। ठीक है सर, आप ये बताइए जयप्रकाश साहब, आप ये बताइए कितने गैर कानूनी मकानों का, कितने गैर कानूनी फैक्ट्रियों को चिन्हित किया है एमसीडी ने, ये बताइए ताकि आगे आने वाले दिनों में ऐसे वाकयात ना पेश आए। 10,000 शोकस नोटिस एमसीडी ने दिए।
लेकिन मैं कुलदीप जी से ये पूछना चाहता हूँ, कुलदीप जी ये बताएं, अरे उनसे भी उस शोकॉज के नाम पे उड़ाई करी जा रही है, बंद नहीं किया जा रहा है, उनसे उड़ाई करी जा रही है, केवल उनको डराया जा रहा क्या है। बात कर रहे हो आप? अरे क्या बात कर रहे हो आप? अरे जो कार्रवाई कर रहे हैं तो उड़ाई हो रही है, कार्रवाई नहीं कर रहे तो जिम्मेदारी हमारी है। कैसी बात कर रहे हो? शोकॉज नोटिस के नाम पे अवैध उड़ाई कर रहे हो। अरे आपके पास सबूत है? आपके पास सबूत है कोई? पूरी जिम्मेदारी से आपके कह रहा पास हूं। सबूत है कोई? अरे आपके पास सबूत है? पूरी जिम्मेदारी आपके पास सबूत है कोई? सबूत भी पेश कर दूंगा। आपके पास सबूत है? अरे इससे बड़ा सबूत मैं क्या दूं? इससे बड़ा सबूत क्या दूंगा? 43 लोगों की जान चली गई, 43 लोगों की जान चली गई, और सबूत चाहिए आपको? क्या सबूत चाहिए आपको? आप सबूत मांग रहे हैं इसका भी? 43 लोगों की जान चली गई, सबूत चाहिए आपको? आप अभी कुछ कह रहे हैं, सबूत नहीं मांगना चाहते हैं आप? 43 आप क्या सबूत चाहिए आपको इसके अलावा? लोगों की जान गई इसके है, अलावा तो और सबूत इसका दूं हमें आपको छोड़ मैं? दे। आपके 43 करप्शन लोगों की की वजह से, हमारी आपकी पार्टी ने लापरवाही 5 की लाख वजह का से मुआवजा आज हमारी 43 लोगों की जान चली गई। 43 लोगों की जान नहीं गई है। देश के जयप्रकाश साहब, प्रधानमंत्री ने 2 लाख का मुआवजा दिया है। ठीक है, सरकार एक ने सेकंड, लोगों की जान गई। 2018 में शाम तक क्या एक सेकंड, 2018 में केमिकल फैक्ट्री में भी आग लग गई। फरवरी 2018 की बात करें तो अर्पित पैलेस में आग लगी, 17 लोगों की जान गई। आज का ये वाकया है। और वहीं अगर 1997 में जाना चाहे तो उपहार सिनेमा केस भी हुआ था, जिसमें 56 लोगों की, तकरीबन 59 लोगों की जान गई थी। बार बार जाने जाती हैं सर, लेकिन कोई सेफ्टी नॉर्म्स या फिर कुछ कदम नहीं उठाए जाते ताकि इस तरह के वाकयात ना पेश आए। तो क्या ये एमसीडी से सवाल पूछना लाजमी नहीं है? फिर किससे पूछे सवाल? मैं ये पूछना चाहता हूँ, उपहार सिनेमा में आग लगी, उसमें एमसीडी का क्या रोल था? एक बार उपहार बार इस तरह के वाकयात पेश आते हैं। मतलब पहली बार दिल्ली में ऐसा नहीं हुआ सर, पहली बार दिल्ली में ऐसा नहीं हुआ सर जयप्रकाश साहब। इन तमाम तारीखों को बताना, इन तमाम तारीखों के बताने के पीछे मकसद ये है कि पहली बार दिल्ली में ऐसा नहीं हुआ है। पहली बार दिल्ली में ऐसा नहीं हुआ है सर, पहली बार दिल्ली में ऐसा नहीं हुआ है। जब बार बार इस तरह के वाकयात पेश आते हैं सरकार अपनी तो आखिर जिम्मेदारी से भागना चाहती है। क्यों इग्नोरेंस किया जाता है? क्यों इग्नोर किया जाता है? क्यों कदम नहीं उठाया जाता है? वही मैं पूछ रही हूँ आपसे। जयप्रकाश जी, आप ये बताइए, आप कुलदीप साहब, एक सेकंड, कुलदीप साहब, एमसीडी बैठे और ऐसी आगे चलिए, आप ये बताइए जयप्रकाश साहब, ये बताइए एमसीडी आगे आने वाले दिनों में क्या कुछ कदम उठाएगी कि ऐसे वाकयात ना पेश आए? जयप्रकाश साहब, सीधे तौर पे मैं सवाल आपसे पूछ रही हूँ, आगे आने वाले दिनों में एमसीडी क्या कदम ऐसे उठाएगी कि ऐसे वाकयात को रोका जा सके? ऐसी घटना दोबारा ना घटे, उसके लिए हम दिल्ली सरकार से निवेदन करेंगे, लिख के भेजेंगे कि दिल्ली के अंदर फैक्ट्री फ्लैटेड एरिया को डेवलप किया जाए। जो लोग छोटे छोटे उद्योग चला रहे हैं उनको उनकी जगह के बदले में जगह दी जाए, ताकि लोगों की रोजी रोजगार पर कुठारा घात ना हो, लोग अपने रोजगार अच्छे से चला सके। और नॉन कंफर्मिंग एरिया में जितनी फैक्ट्री है वो लोग अपनी फैक्ट्री को शिफ्ट करें। और एमसीडी लगातार उस पर कार्रवाई करती है, नोटिस देती है, सील करती है और लगातार ये कार्रवाई चलती है। लेकिन कुलदीप साहब, बार बार दिल्ली सरकार से कहा जाता है, बार बार दिल्ली सरकार से कहा जाता है कि कंजेस्टेड एरियाज में इस तरह के काम ना करने दिया जाए, और जो वहां पर लोग रह रहे हैं, जो ऐसे काम अंजाम दे रहे हैं, उन्हें दूसरी जगह शिफ्ट किया जाए, लेकिन काम नहीं धरती दिल्ली सरकार। देखिए, पहली बात ये बता दूं आपको मैं कि ये जो भी सर्वे करने का काम है या रिपोर्ट करने का काम है नीचे ग्राउंड लेवल पे, फैक्ट्री लाइसेंस में जाके आप देखिए, डिपार्टमेंट है एमसीडी का, ये उनका ग्राउंड लेवल पे काम होता है। लेकिन अगर वो ग्राउंड लेवल पे पैसे लेके, रिश्वत लेके, अगर वो गरीब आदमी को सताने का काम कर रहे हैं और वो जो उनको जिम्मेदारी से काम करना चाहिए और फैक्ट्री नहीं बन सकती है, वहां पर बार बार दिल्ली सरकार को विषय को भटका रहे हैं, को तवज्जो दिलाई जाती है कि यहाँ से लोगों को शिफ्ट किया जाए, लेकिन आप कोई काम नहीं करते। कहा ना, देखिए मैंने पहले सही जगह रोजगार मिले। पहली बात मैं आपको बता दूं, जितने भी जो हाउस होल्ड को छोड़कर, जो भी हाउस होल्ड को छोड़कर लाइसेंस है, हाउस होल्ड को तो प्रिविशन मिला हुआ है। हाउस होल्ड लाइसेंस में आप 104 कैटेगरीज के काम है जो आप कर सकते हैं। आप 104 कैटेगरी के काम है, मास्टर प्लान 2021 में जो दिया गया है आप वो कर सकते हैं। लेकिन उसके अलावा जो भी पॉलिटिकल निश्चित तौर पर शिफ्ट करना चाहिए। लगातार इल्जामात और जवाबी इल्जामात का सिलसिला जारी है। जिस तरह से शुरुआत में ही मैंने कहा था कि सुबह से लेकर शाम हो गई, लेकिन इल्जामात और जवाबी इल्जामात का सिलसिला लगातार जारी और ये जारी रहेगा। आप दोनों खास मेहमानों का हमारे शो में शामिल होने के लिए बेहद शुक्रिया। साथ ही साथ अगले हफ्ते फिर किसी बड़े इशू के साथ हाजिर होंगे आपके साथ। दीजिए इजाजत, आदाब।